गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में पुनः स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोग यूरोपीय के आगमन के क्रम में फ्रांसीसियों के आगमन तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे वो भारत में आते हैं और कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और अपने व्यापार को वो संचालित करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे आप स्वयं का भी ज्ञानवर्धन करिए और अपने से जुड़े दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर, जो भी आपसे जुड़े लोग पढ़ने वाले हैं, उनको आप इसे साझा करिए ताकि वो भी अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। मैं अब आगे के क्रम में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फ्रांसीसी कंपनी आती है भारत में और पांडिचेरी में अपना एक किला स्थापित करते हैं जिसका नाम फोर्ट लुई रहता है। फ्रांसिस मार्टिन इसका निर्माण करवाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पुनः एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। स्थापना के क्रम में ये दूसरे थे, लेकिन भारत आगमन के क्रम में इनका स्थान तीसरा था। लेकिन मैंने तीसरे स्थान पर फ्रांसीसियों को इसलिए पढ़ा दिया कि हम अगर चौथे स्थान पर ब्रिटिशर्स को पढ़ते हैं तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ बहुत समय तक शासन करती है। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है उस समय, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसका मूल नाम मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ। एक बार मैं फिर से बता दी हूँ कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडीज इसका नाम रहता है। 1600 में इसकी स्थापना होती है। कंपनी का एक उपनाम भी है जो कि अलग अलग पुस्तकों में मिलता है। आप पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। जॉन कंपनी भी कहा जाता है। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन में स्थापना हुआ उस समय वहां की क्वीन जो थी एलिजाबेथ प्रथम थी और उस दौरान हमारे यहाँ भी मध्यकाल चल रहा था और हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल साम्राज्य का शासन था। तो उस दौरान हमारे यहाँ शासक अकबर थे। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई। अकबर हमारे यहाँ शासक थे क्योंकि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा है। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन रहता है। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई रहती है। इस कंपनी की स्थापना जिस दौरान हुई उस समय हमारे यहाँ भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। अब हम कहानी पढ़ते हैं कि ये भारत आए कैसे। स्थापना तो हो गई। स्थापना होने के बाद उस दौरान पाकिस्तान भी हमारे भारत का ही हिस्सा था। बांग्लादेश जो आज का है वो भी हमारे भारत का हिस्सा था। उस समय जेम्स प्रथम जो वहां के राजा थे वो एक व्यापार करने के उद्देश्य से एक चिट्ठी लिखते हैं बादशाह अकबर के नाम से और उस चिट्ठी को लेके कैप्टन हॉकिंस निकलते हैं, इंग्लैंड से चलते हैं, वो भारत आते हैं। तो आज के दौर की तरह उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, टूर एंड ट्रेवल्स बहुत मुश्किल था। वो वहां से कैप्टन हॉकिंस निकले जब कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। वहां से वो व्यापारी अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए जेम्स प्रथम का लेटर अकबर के नाम से लेकर निकले, लेकिन वो जब तक भारत पहुंचते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो गई रहती है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर थे। लेकिन जैसे ही अधिकार पत्र की बात होती है तो उसको लेके आते आते कैप्टन हॉकिंस को देर हो जाता है। वो 1608 में पहुंचते हैं, तब तक अकबर की 1605 में ही मृत्यु हो गई रहती है क्योंकि अकबर के नाम का पत्र रहता है। लेकिन वो 1608 में पहुंचते हैं तो 1605 से ही जहांगीर का शासन स्थापित हो गया रहता है। तो वो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं तो उनको पता रहता है कि जहांगीर जो है वो कला का प्रेमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और भाषा का उसको बहुत ज्ञान है। तो वो जहांगीर के मन पे, जहांगीर के विचारों में अपनी बेहतर छवि बनाने के लिए जब वो जाते हैं जहांगीर से मिलने के लिए,
तो जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करते हैं। और जब वो तुर्की भाषा में बात करते हैं तो जहांगीर बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आप ब्रिटेन से आए हैं लेकिन आपको तुर्की भाषा का इतना अच्छा ज्ञान है। इस चीज से प्रभावित होकर जहांगीर जब उनसे बातें करते हैं तो वो कैप्टन हॉकिंस उसको बताते हैं कि हुजूर हमको तो फारसी भाषा का भी ज्ञान है। इन सब चीजों से वो बहुत खुश होते हैं जहांगीर, और क्या करते हैं कि उनको फिरंगी खान की उपाधि दे देते हैं। फिरंगी खान की उपाधि के साथ साथ उनको 400 का वो मनसब भी प्रदान करते हैं। अब 400 का मनसब प्रदान करते हैं, मनसब क्या है? तो मुगल काल में एक पद होता था, मनसबदार का पद। जब आप मुगल काल पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। मुगल काल में एक पद होता था मनसबदार का पद, जिस पद में दो भाग होते थे। एक भाग को जात कहा जाता था, दूसरा भाग सवार कहलाता था। जात का मतलब था कि आज के भाषा में कहा जाए तो आमतौर पे आजकल बच्चे आप लोग देखते होंगे बार बार बोल दे तुम्हारा क्या औकात है। तो आज के स्थिति में जात का मतलब स्टेटस था, और सवार का मतलब कि आपको जितना स्टेटस स्टेट से प्रदान किया गया है उतना सैनिक आपको रखना होता था। अब जैसे मान लीजिए कि कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान हुआ 400 का, तो उनका स्टेटस हो गया 400 मनसब के बराबर, और उनको 400 सैनिक यानी 400 घुड़सवार सैनिक रखना था, जिसके भरण पोषण के लिए जैसे मनसबदारी प्रथा में जब मनसबदार नियुक्त होते थे तो जितना वो घुड़सवार रखते थे उतना जात और सवार के नाम से वो जाने जाते थे, तो उनके भरण पोषण के लिए उनको जागीर दी जाती थी, और उस जागीर से जो रेवेन्यू होता था वो स्टेट को दी जाती थी, और कुछ रेवेन्यू का हिस्सा रखकर सैनिकों का पोषण किया जाता था, उन्हें वेतन दिया जाता था, और अपने राज्य का आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखे जाते थे। तो ये मनसबदारी व्यवस्था की थोड़ी मोड़ी ज्ञान है, बाकी चीजें डीपली जानने के लिए आपको मध्यकाल पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है कि उनको 400 का मनसब मिल जाता है। मनसब मिलने के बाद क्या होता है कि इससे हॉकिंस को लगता है कि जहांगीर हमसे बहुत प्रभावित हो गए हैं और वो मुझे व्यापार करने का अधिकार दे देंगे। लेकिन जहांगीर इतना ही करके छोड़ देते हैं, और वो उनको व्यापार करने का, उस पत्र को तो स्वीकार करते हैं लेकिन व्यापार करने का अधिकार पत्र नहीं देते हैं। कारण क्या रहता है? उस समय मुगल दरबार में पुर्तगालियों की संख्या रहती है, पुर्तगाली ज्यादा रहते हैं, और मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि समुद्र पे, संपूर्ण समुद्र पे पुर्तगालियों का अधिकार रहता है। अब भारत को भी व्यापार करना रहता है तो उनसे कार्टेज अरमेडा के तहत परमिट लेना पड़ता है। तो पुर्तगालियों के वर्चस्व के कारण जहांगीर हॉकिंस को अनुमति नहीं दे पाए, और साथ साथ सूरत के व्यापारियों का भी दबाव था, क्योंकि वो सूरत में ही आए थे, और सूरत के व्यापारियों का ही दबाव था कि नहीं, आपको ब्रिटेन के गवर्नमेंट को और ब्रिटेन की कंपनी को आज्ञा पत्र नहीं जारी करना है। इतना ही नहीं, इतना ही वे ब्रिटिशर्स नहीं रुकते हैं, वो पुनः 1608 के बाद बीच में और दो यात्री आते हैं, और जेम्स प्रथम का लेटर लेके, जिनका नाम, एक का नाम, जैसे पहले का नाम कैप्टन हॉकिंस हो गया, दूसरे व्यक्ति का नाम रहता है पॉल कैनिंग, जो 1612 में आते हैं। 1612 में आते हैं पॉल कैनिंग, और 1613 में, 1608 के 5 साल बाद 1613 में ये जहांगीर के तरफ से कंपनी को टेम्परोरी व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। सूरत में टेम्परोरी व्यापार करने का पहला अधिकार मिल जाता है, अनुमति मिलता है, लेकिन आधिकारिक अनुमति नहीं रहता है। वो 1613 से उनको कह दिया जाता है कि आप सूरत से व्यापार करिए, परंतु इनको फोर्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलती। आप व्यापार कर सकते हैं लेकिन एक व्यापारी की तरह आप किला एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज इतना से भी नहीं मानते हैं। पुनः 1615 ईस्वी में, आप देखिएगा इतिहास के पन्नों में, 1615 ईस्वी में थॉमस रो, पहले तो विलियम एडवर्ड आते हैं, इनको भी सफलता नहीं मिलती है। पुनः 1615 में ही थॉमस रो और एडमंड टेरी जो रहते हैं वो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। ये आते हैं तो इनको पता रहता है कि जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और जहांगीर की पत्नी पर अगर अपना आधिपत्य होता है, अगर जहांगीर की पत्नी हमारी बात को समझ लेती हैं
जहांगीर की पत्नी के नाम से इवन आप देखेंगे कि वो इतना प्रभावित थे कि उनके नाम से अधिकार पत्र भी जारी करते थे जहांगीर। सिक्कों पे भी जहांगीर की पत्नी का नाम था। और जहांगीर की पत्नी जो थी एम्ब्रॉयडरी की बहुत शौकीन थी। आप देखते हैं कि जहांगीर की जो सास अर्थात नूरजहां की जो माँ रहती हैं अस्मत बेगम, वो इत्र बनाने की कला से पारंगत रहती हैं। तो शौकीन तो थी ही नूरजहां। ये जो टॉमस रो रहते हैं वो डायरेक्ट नूरजहां से मिलते हैं संपूर्ण उपहारों के साथ, एम्ब्रॉयडरी किए हुए वस्त्र के साथ। और उनसे मिलने के बाद उनसे वो गुहार लगाते हैं कि अगर मैडम आपका आज्ञा होगा तो हमको व्यापार करने का आदेश मिल जाएगा। लेकिन वो आश्वस्त नहीं रहते हैं कि उनको मिल ही जाएगा। लेकिन आज भी आपको पता है, आजकल तो सोशल साइट्स के जमाने हैं, आप देख ही रहे होंगे, पुरुष प्रधान देश में मातृशक्ति का वर्चस्व कायम है। उस टाइम भी था। जहांगीर नूरजहां का बात काट नहीं सके और 1615 ईस्वी में इन लोगों को व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल गया। और व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला और ये व्यापार करना शुरू किए। इतना ही पे नहीं रुके, 1615 में यहाँ से मिल गया व्यापार करने का अधिकार। 1619 में जॉब चॉर्नक नामक एक व्यक्ति कलकत्ता शहर की स्थापना करते हैं। और वो 3 शहरों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना करते हैं। एक शहर रहता है गोविंदपुर, दूसरा सुतानती, तीसरा कालीघाट। इनको मिला के ये क्या करते हैं कि कलकत्ता शहर की स्थापना करते हैं। और यहाँ से भी व्यापार शुरू होगा। यहाँ पे भी किले बनाए जाएंगे। लेकिन इसकी कहानी को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि सूरत में तो टेम्पररी व्यापार का अधिकार मिला। 1615 में ब्रिटेन की कंपनी को मिल गया आधिकारिक तौर पे व्यापार करने का अधिकार। तब भी अभी समस्या थी ब्रिटेन के पास। समस्या क्या थी? तो पुर्तगालियों का समुद्र पे वर्चस्व था। अब इनको अपने इस समस्या से निकलने का एक ही रास्ता था कि पहले अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करें। तो ब्रिटेन के जो भी व्यापारी रहते हैं वहाँ के शासक के सहयोग से अपनी नेवी को मजबूत करते हैं। और नेवी को मजबूत करने के बाद ये अपना अधिकार धीरे धीरे जमाते हैं इंडियन ओशियन पे, हिंद महासागर पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं। और अपने अधिकार को हिंद महासागर पे अधिकार स्थापित करने के बाद ही आपको एक चीज और सुनने को मिलेगा कि पुर्तगाली राजकुमारी रहती हैं जिनका नाम रहता है कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा का शादी हो जाता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और जब ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से इनका विवाह होता है तो दहेज में पुर्तगालियों ने इनको बम्बई दे दिया होता है। अब इनको पुर्तगालियों से बम्बई दहेज में मिल गया। आप देखते हैं कि 1613 में टेम्पररी व्यापार करने का अधिकार मिलता है सूरत में। फिर 1615 में आधिकारिक व्यापार करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद आपको बम्बई जब दहेज में मिल गया तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि बम्बई जो दहेज में मिला था उसको 10 पाउंड के रेंट पे, वार्षिक रेंट पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप अपना व्यापार करिए। अब इनको बम्बई मिल गया। बम्बई मिलने के बाद इसी बीच में 1608 से 13 के बीच में ही 1611 में गोलकुंडा के राजा से अनुमति लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि अपना एक फैक्ट्री स्थापित कर देती है मुसलीपट्टनम में। अब कंपनी के पास देख लीजिए, जॉब चर्नक ने कलकत्ता स्थापित किया, गोविंदपुर सुतानती को मिलाकर एक और प्रांत था, गोविंदपुर सुतानती और काली घाट, इन तीनों को मिला के कलकत्ता शहर की स्थापना की। और एक फोर्ट यहाँ पे निर्मित किया गया। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किला बना। बम्बई जो कि उनको दहेज में मिला था वहां पे इन्होंने अपनी बम्बई प्रेसिडेंसी स्थापित की। और फिर एक प्रेसिडेंसी इन्होंने मद्रास में स्थापित की और तीसरा प्रेसिडेंसी इन्होंने बंगाल में स्थापित की। और अब तीनों जगह से ये लोग व्यापार करना शुरू करेंगे। अभी इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस कंटिन्यूटी से पहले, क्योंकि मुगल उस टाइम भारत में थे ही, तो हम औरंगजेब तक तो मुगलों को पढ़ चुके हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए, जैसे आपको देखना को मिलेगा भविष्य में कि ये कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी
जो होती है, जो जॉब चार्नक द्वारा एस्टेब्लिश कलकत्ता रहती है, वहां पे अपना किला स्थापित करती है जिसका नाम फोर्ट विलियम किला रहता है। उसके बाद 1661 में इनको पुर्तगालियों से दहेज में क्या मिल जाता है, बम्बई मिल जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पश्चात मद्रास में भी अपना एक किला बनाती है जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रहता है। कलकत्ता के किला का नाम रहता है फोर्ट विलियम। आप फोर्ट विलियम कहिए या विलियम किला कहिए या फोर्ट सेंट जॉर्ज कहिए या सेंट जॉर्ज किला कहिए, अपने भाषा में, जिससे आपको आसानी से रिमाइंड हो सके, आप इसको देख सकते हैं। अब कंपनी यहाँ पे नहीं रुकती है, हम अभी आगे मुगलों को पढ़ेंगे जो औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह हैं, जिसके काल में मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता है। तो इन सब चीजों को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्वर्ण काल रहता है। जैसे ही 1661 में इनको मिलेगा दहेज में मुंबई मिलेगा, आगे जब ये चलेंगे तो आप 1757 में पलासी का युद्ध देखिएगा, और पलासी का युद्ध 1711 में आप देखिएगा, पहले फर्रुखसियर से इनको मिलेगा मैग्ना कार्टा, मतलब निशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल जाएगा इनको, कलकत्ता का कुछ शहर ही मिल जाएगा। उसके बाद 1757 में ये युद्ध करेंगे जिसको ये जीतेंगे, पलासी का युद्ध। और 1764 में ये सबको हराते आते हैं। आप देखेंगे कि वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराते हैं, बेदरा के युद्ध में ये डचों को भी परास्त करके भेज देते हैं, डचों को बेदरा के युद्ध में परास्त करते हैं और परास्त करके भारत से निकाल देते हैं, फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में परास्त करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली रहते हैं। इस युद्ध में देखिएगा आप, मराठे भी पराजित होते हैं। अब इनके लिए समस्या सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है, तो मुगल बचते हैं। अर्थात 1711 में जो मुगल शासक इनको मैग्ना कार्टा रूपी अधिकार पत्र दिए रहते हैं, उसी मुगल शासकों को हटाने का ये प्लान बनाते हैं। और 1764 में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें ये मुगलों को भी पराजित करते हैं और भारत में ये अपनी स्वतंत्र सत्ता एस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि व्यापारिक शक्ति के साथ साथ प्रशासनिक शक्ति को भी ये मजबूत कर लेते हैं भारत में। तो आज हम ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के सीरीज में इतनी चीजें देखेंगे। इसके बाद कल नेक्स्ट हम परवर्ती मुगल शासकों को पढ़ेंगे। आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, भविष्य में आपको बहुत लाभ होंगे इससे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से आप लाभ उठाइए, लेक्चर को सुनिए, लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने ज्ञान का वर्धन करिए, पुस्तकें पढ़िए आप लोग जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर हमारे पढ़ाए हुए दिए हुए लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर साझा कर दूंगी, आप उस पर हाई करिएगा, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।